गुड इवनिंग एवरीवन। कल अपन ने बात की थी, उसी टॉपिक के आगे बात करते हैं अपन इक्वेशन के बारे में। हमने पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ लिया है। अब अपन बात करेंगे आपके समीकरणों के बारे में। हमारा टॉपिक है, एक बहुपद भी दे रखा है और समीकरण भी दे रखा है। तो आज हम जो बात करेंगे वो समीकरण के बारे में बात होगी। देखिए ध्यान से, हमारा टॉपिक है अब समीकरण। देखो, इक्वेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये आती है कि जब इक्वेशन बनाते हैं तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है। बहुपद में और इक्वेशन में फर्क क्या होता है। बहुपद के अंदर जो अपन ने पढ़ा था p ऑफ x, उसको अगर इक्वल टू 0 कर दें तो इक्वेशन बन जाएगी। आज जैसे हमने पढ़ा था x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको हम p ऑफ x मानते थे। अब p ऑफ x को 0 कर देंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x बराबर 0 बन गया। तो ये आपके समीकरण बन गई। कहने का मतलब समीकरण के दो पक्ष हो गए। और समीकरण के अंदर क्या होते हैं, मान होते हैं या मूल होते हैं जो उसको संतुष्ट करने चाहिए। जैसे शून्य होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। और अगर मान लो अपन मूल की बात करें, रूट की, तो रूट होते हैं कि जो है ना समीकरण को संतुष्ट करे। आज मान लो मैंने लिखा कि p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 2, तो अपन यहां पर देखेंगे कि x की जगह ऐसी क्या वैल्यू रखें कि ये 0 हो जाए। तो हम बात कर रहे हैं कि अगर मैं यहाँ 2 लिखता हूं तो 2 माइनस 2 0। तो ये तो क्या होता है कि शून्य का काम करता है। पर अब अगर मान लो यही सवाल ऐसे होता है x माइनस 2 बराबर 0 और हमसे कहता है x का क्या मान होगा, तो x की जगह ऐसा क्या मान है जो इसको संतुष्ट कर दे, सेटिस्फाइड। तो सेटिस्फाइड कौन करेगा, 2 ही करेगा। मगर नाम अलग है, बहुपद में इसका नाम क्या है, शून्य। और अपने समीकरण के अंदर इसका क्या नाम है, मूल। याद रख लेना, मूल का मतलब है ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, वो तो क्या कहलाते हैं, मूल। इस बात को ध्यान रखें कि अगर मान लो मूल की बात करें, वो आपसे अगर वो आपसे कहे मूल मतलब रूट, देखो अच्छा क्वेश्चन बनता है ये भी कि ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। इस बात को ध्यान रखें कि ऐसे मान जो समीकरण को संतुष्ट करे, ठीक है, कि which values are satisfied equation then it's a roots। ये बात अपन को ध्यान में रखनी है। और शून्य क्या होते हैं कि जो 0 बनाते हैं, इस बात को ध्यान रखिए। तो इसी क्रम में अपन बात करते हैं समीकरणों की, ध्यान से देखिएगा। देखिए आप समीकरण को, समीकरण इक्वेशन। सबसे पहले मैंने लिखा है चर। देखिए चर क्या होता है, जो परिवर्तनशील राशियां हो। परिवर्तनशील राशियों का मतलब है जैसे x y z जो भी दे रखे हो वो परिवर्तनशील हो। अचर का मतलब है जो परिवर्तनशील नहीं हो। भाई जैसे मान लो अपन है, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, जब छोटे थे जाते थे करते थे, ठीक है, कॉलेज जाते हैं, इधर उधर घूमते फिरते, अपन सब क्या अचर का काम करें। अचर जो फिक्स रहे, फिक्स रहने का मतलब है टेबल है, कुर्सी है, किताब है, उठाते हैं तो उठती नहीं तो उठते नहीं है, तो वो सारी चीजें क्या कहलाएगी, अचर। फिर एक शब्द थोड़ा ध्यान रखें जिसका नाम है स्वेच्छाचर। स्वेच्छाचर क्या होता है, आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है कि जैसे मान लो एक इक्वेशन लिखी हुई है x प्लस a प्लस 3 बराबर 0, तो याद रखना x तो कहलाएगा अचर, a कहलाएगा स्वेच्छाचर। स्वेच्छाचर वे होते हैं जिनकी जगह कोई मान रखा जा सकता है। आज मैं कहता हूं 3 की जगह क्या लिखो, तो 3 की जगह मान थोड़ी लिखेंगे, पर मैं कहता हूं a की जगह 2 लिखो, तो आप a की जगह 2 लिख सकते हैं। तो ऐसे मान क्या कहलाते हैं, जैसे x प्लस a प्लस ऐसे आया हुआ है, तो x अगर चर है तो ये a क्या होगा, स्वेच्छाचर। इस बात को ध्यान में रखना अपन को। आगे देखिए आप, हमारा पहला टॉपिक आया है, बड़े ध्यान से देखिएगा। नाम है एक चर वाली रैखिक समीकरण जिसमें वन वेरिएबल हो। अब एक चर वाली रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है ये वाला, ax प्लस b इज इक्वल टू 0। अब यहां से अपन मान निकालें तो ax बराबर होता है माइनस b, तो x बराबर हो जाएगा माइनस b अपॉन ए। तो आपसे ये कहा जाए कि एक चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख कैसा बनेगा, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख है वो अक्षों के समांतर बनेगा। किसके समांतर बनेगा, अक्षों के। आज जब हम इसका आलेख बनाना चाहें तो ऐसे जब बनाएंगे ग्राफ, तो ये x का मान है माइनस का, तो क्या तो इधर बनेगा कि इधर बनेगा, किधर बनो, प्लस है इधर और माइनस है तो उधर, तो ये अक्ष के समांतर होगी। चाहे x अक्ष जैसे मैंने यहां लिखा है y अक्ष,
तो ये y x के समांतर होगी, ये ध्यान रखना, और y दे देता है x के समांतर होगी। तो आपसे पूछ ले एक चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख कैसा होता है, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण का आलेख अक्षों के समांतर होता है, इस बात को ध्यान रखना। और भी ज्यादा डीप में पूछ ले तो याद रखना y x के समांतर होता है। फिर बात होती है इसका अद्वितीय हल होगा, इसका हल होगा जो क्या होगा, अद्वितीय हल। अब अद्वितीय हल कैसे, कि rx का मान -b/e है। मैं इसी की जगह जैसे समीकरण ले लूं x - 2 = 0, तो आप बताओ x का मान केवल और केवल कितना आएगा, 2, इसके अलावा तो नहीं आएगा। अद्वितीय का मतलब यही है यूनिक सॉल्यूशन, कि यूनिक सॉल्यूशन वही होता है कि उसके अलावा कोई नहीं, वो अद्वितीय है। जैसे अपन कहते हैं अद्वितीय प्रतिभा का धनी, तो उसके जैसा कोई नहीं है, तो इसका हल 2 है, 2 के अलावा कोई नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, मैंने लिखा भी है यहाँ पे इंपॉर्टेंट, कि +-ax + -b बराबर 0 से कुल कितनी रेखाएं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। सबसे पहले प्लस माइनस दिया, देखो 4 चिन्ह हो गए। अगर मैं दोनों में प्लस लूं तो समीकरण होगी ये, दोनों में माइनस लूं तो समीकरण होगी ये। अगर पहला प्लस दूसरा माइनस तो ये, पहला माइनस और दूसरा प्लस तो ये। यहां से जब आप x का मान निकालोगे, मान आएगा -b/a। यहां से भी x का मान निकालो तो यहां भी आएगा -b/a। यहां से निकालोगे तो +b/a, यहां से निकालोगे तो यहां भी आएगा +b/a। तो एक बात बताओ, x के ये दोनों मान भी सेम है और x के ये दोनों मान भी सेम है, तो हमारे पास रेखाएं तो 2 ही बनेगी, 2 से ज्यादा तो बन भी नहीं सकती है, क्योंकि दोनों ही जो मान दे रखे हैं वो दोनों ही मान क्या है, एक कह रहा माइनस का तो इधर, एक प्लस का इधर। तो याद रखना प्लस माइनस से कंफ्यूज मत होना कि 4 रेखाएं बनेगी, नहीं, समीकरण 4 बन सकती है मगर रेखाएं कितनी बनेगी, 2। इस बात को ध्यान रखना। आपसे क्वेश्चन रेखा में पूछेगा, समीकरणों में नहीं पूछेगा। समीकरणों में आप ही कर लोगे कि दोनों प्लस दोनों माइनस, पहला प्लस दूसरा माइनस, पहला माइनस दूसरा माइनस प्लस, नहीं, आपको समीकरण पूछे तो समीकरण 4 बनती है। अगर रेखाओं की बात करें तो रेखाएं केवल और केवल 2 बनती है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान में रखें कि एक चर वाली रैखिक समीकरण है, उसके अंदर ध्यान में रखना है कि अगर +-ax + -b = 0 दे दिया जाए और पूछा जाए कुल कितनी रेखा बनेगी, तो कुल रेखाएं कितनी बनेगी, 2। इस बात को ध्यान रखें। देखें आगे मैंने थोड़ा निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ाया है आपको, ठीक है, अगर आपके नॉलेज में नहीं हो इसलिए मैंने आपको लिखा है ये। देखिए, आयतीय निर्देशांक ज्यामिति, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, देखिए इसको। सबसे पहली बात तो यह है कि आप देखते हो 2 रेखाएं होती है, एक क्षैतिज रेखा और एक होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। एक तो क्षैतिज रेखा होती है और एक होती है आपकी ऊर्ध्वाधर रेखा। ये ऊर्ध्वाधर रेखा कहलाती है, ये क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल, और आपको क्या दे रखा है, वर्टिकल। ये दोनों ही लाइन है, जैसे चौराहा मिलता है, एक रोड ऐसे सीधी जा रही है, एक रोड ऐसे सीधी जा रही है, दोनों ही जहां टच कर रही है, वो टच करने वाला बिंदु है, उस बिंदु को क्या कहा जाता है, मूल बिंदु। ये बात ध्यान में रखना, फिर से ओरिजिन। अब क्षैतिज रेखा है, उसको क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है, उसको क्या कहा जाता है, भुज, एबेसिक्स कहा जाता है। उसके बाद में जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसको ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहा जाता है, और साथ में कहा जाता है कोटि, ऑर्डिनेट। इस बात को ध्यान में रखें। अब ये देखो चतुर्थांश है, जैसे ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, और ये आपके कितना है, चौथा चतुर्थांश। इन चारों ही चतुर्थांशों में क्या होता है कि पहले चतुर्थांश में दोनों ही होते हैं प्लस के, दूसरे में x माइनस का y प्लस का, इसमें दोनों ही माइनस के, और इसमें प्लस माइनस, x प्लस और y माइनस का। अब आपको जैसे मान लो कोई बिंदु दे दे कि 2,3 कहां होगा, किस चतुर्थांश में होगा, तो दोनों ही प्लस के पहले में, दोनों ही माइनस के तो तीसरे में। ये ध्यान रखना। आपसे पूछ लिया जाए सम्मुख चतुर्थांश कौन से है, कि प्रथम चतुर्थांश का सम्मुख चतुर्थांश, तो प्रथम का सम्मुख है तृतीय, दूसरे का है चतुर्थ। इन बातों को भी आपको ध्यान में रखना है। देखिए आगे, अब देखो आगे 2 लाइनें लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइन लिखी है, एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि होगी। एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि पूछ रहा है। जैसे ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष, यहां कोटि की बात करता है, मतलब वाई का मान पूछ रहा है। तो ये एक्स एक्सिस पर वाई का मान 0 होता है। वाई का मान क्या होता है, 0। तो याद रखना, आपसे पूछा जाएगा एक्स अक्ष पर प्रत्येक बिंदु की कोटि क्या है, तो y 0 होता है, इसलिए कोटि क्या होगी, 0। y अक्ष पर अगर भुज की बात करेगा तो भुज क्या होगा, 0। इस बात को ध्यान रखना।
ये दो पॉइंट भी बहुत अच्छे पॉइंट है, आप कंफ्यूजन ना हो इन दोनों में। आपसे पूछे एक्स एक्सिस पर कोटि शून्य, वाई एक्सिस पर पूछे भुज, तो आपके क्या होगा एक्स जीरो, मतलब भुज जीरो होगा। ये बात ध्यान रखें। आगे देखिए, अगला टॉपिक है अपना दो चरों वाला रैखिक समीकरण। देखो दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। सबसे पहले तो व्यापक रूप, दो चरों वाली का व्यापक रूप होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर जीरो, जहां ये दोनों ही शर्तें थोड़ी ध्यान में रखें कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो भी लिखा जा सकता है, या a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है वो भी क्या होगा नॉट इक्वल टू जीरो। इस बात को ध्यान रखें। आपसे पूछ सकता है कि दो चरों वाली रैखिक समीकरण होने का प्रतिबंध निम्न में से है, तो a इज नॉट इक्वल टू जीरो, b इज नॉट इक्वल टू जीरो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो दे दिया जाए और नीचे कह दिया जाए उपयुक्त सभी, तो याद रख लेना आपके उपयुक्त सभी आंसर सही होगा। अब आगे इसका जो हल ये प्राप्त होगा वो इस युग्म रूप में प्राप्त होगा x, y के रूप में। कि हल युग्म क्या प्राप्त होगा x, y के रूप में। भाई जैसे कैसे, आज मान लो मैंने एक समीकरण लिखी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। मैं कहता हूं इसके हलों की संख्या बताओ, यदि x और y दोनों ही संख्या एक प्राकृत संख्या तो कितने हल होंगे। तो अगर प्राकृत संख्या की बात करेंगे तो आप मुझे बताइए, अगर x का मान 1 है तो y का मान 3, अगर x का मान 2 है तो y का मान 2, x का मान 3 है तो y का मान 1। इन तीन के अलावा कोई हल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, अगर प्राकृत संख्याओं की बात कर लीजिए तीन हल होंगे, तो आपसे ऐसे ही एक समीकरण दे दे और पूछ ले इसके हलों की संख्या बताइए, तो आपको हलों की संख्या ऐसे होगी। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, एमसीक्यू जहां अपन बात करेंगे। अब मान लो प्राकृत की जगह पूर्णांक कह देता तो खूब सारे हल होता, परी में कहते तो और ज्यादा हो जाते। तो कहने का मतलब वो अद्वितीय कभी होता ही नहीं। और हमेशा याद रखना कि एक अगर मान लो आपको जितने चर होते हैं उतनी समीकरण चाहिए। आज मान लो यहाँ दो चर है तो आपको दो समीकरण चाहिएगा, तभी आप उसका अद्वितीय हल प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास कंडीशन आ सकती है कि अद्वितीय हल प्राप्त करने के लिए अगर तीन चर दे रखे हैं तो बताइए समीकरण कितनी होगी। तो तीन चर है तो समीकरण भी कितनी होगी, तीन। जैसे आगे लिखा हुआ है देखो लाइन में कि अद्वितीय हल के चरों की संख्या और समीकरणों की संख्या के बराबर हो, मतलब अद्वितीय हल। अगर आपको अद्वितीय हल चाहिए तो चरों की संख्या और समीकरणों की संख्या बराबर होनी चाहिए। इस बात को ध्यान में रखें। ठीक है, कि जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। आज जैसे मान लो यहाँ x प्लस वाई है तो वेरिएबल कितने हैं, दो, तो समीकरण भी कितनी चाहिए, दो। नहीं तो अद्वितीय हल नहीं आते हैं। क्या आते हैं, अनेक हल। ये अद्वितीय हल नहीं है, ये अनेक हल है, एक दो तीन हल आगे, जबकि अपने पास हल तो कितना आना चाहिए, एक ही आना चाहिए। तो इसलिए जैसे अभी मान लो एक सवाल लिखूं मैं कि x प्लस वाई बराबर 4 और x माइनस वाई बराबर 2। अब मैं कहता हूं ऐसी दो संख्या बताओ जिनको जोड़ा जाए तो 4 हो और घटाया जाए तो 1 हो, तो आप क्या बोलोगे, 3 और 1। वे 3 और 1 बोलोगे कि 3 और 1 है वही संतुष्ट कर रहा है, उसके अलावा कोई संतुष्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि 3 और 1 को जोड़ा जाए तो 4 और 3 में से 1 घटा जाए तो 2, इसके अलावा कोई संतुष्ट नहीं करता है, तो वो अद्वितीय हल का काम करता। अब देखो बात करेंगे, ये क्वेश्चन करेंगे तब अपन आगे बात आती है टॉपिक में हल करने की विधियां। अब देखो विधियां तो खूब सारी हैं और भी आगे जैसे पढ़ते हैं अपन कुछ क्लासों में तो वहां पे और आती है। बात करते हैं अभी आपके स्टैंडर्ड में क्या है। देखो स्टैंडर्ड में सीधी सी बात है, हल करने की दो विधियां होती है। एक होती है बीजगणितीय विधि अलजेब्रिक मेथड, और एक होता है आपके आलेखीय विधि। तो बीजगणितीय विधि में कौन सी होती है, देखो आपको थ्योरेटिकल टाइप में क्वेश्चन पूछ ले तो बीजगणितीय विधि में पहली होती है विलोपन विधि एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में दो होते हैं, एक तो गुणांक समान करके और एक प्रतिस्थापन द्वारा। ठीक है भाई, एक तो गुणांक समान करके किया जाता है और एक प्रतिस्थापन बाय इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट और एक बाय सब्स्टिट्यूशन। कैसे अभी बात करेंगे अपन, और नहीं तो अपना एक वीडियो है उस वीडियो के अंदर आप देख लेना कैसे प्रतिस्थापन विधियों को हल करता है और कैसे आपके विलोपन विधि को हल करवाया जाता है। बाकी अपन क्वेश्चन करेंगे तो बात करेंगे, क्योंकि अपन को यहाँ पे हल करने की जरूरत नहीं है। फिर दूसरा विधि होता है वज्र गुणन या व्यापक विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या जनरल मेथड कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए हल करने की विधियां क्या है, वो आपसे पूछ सकता है कौन सी है कौन सी नहीं। तो विलोपन विधि एक है, प्रतिस्थापन विधि है जो उसका ही एक पार्ट है, और एक अपने पास क्या है वज्र गुणन विधि है। देखिए आगे और सेकंड मैंने आपको कहा ही था कौन सी विधि है, देख लीजिए आप, आलेख विधि मतलब ग्राफिकल मेथड, जहां ग्राफ होते हैं। अब देखो मैंने ग्राफ भी बनाए हैं और कुछ बात भी लिखी है, दोनों ही चीजों को एक साथ ही समझिएगा आप।
देखो आलेख विधि में अगर रेखाओं की बात करें कि दोनों जो रेखा बनती है भाई, जिसमें x और y जो चरों के ऊपर घात एक होती है, रेखिक बनती है। दोनों ही रेखाएं कैसी कैसी होगी, देखो कि अगर दोनों रेखाओं की बात करें, प्रतिच्छेदी हो सकती है, संपाती हो सकती है और समांतर हो सकती है। प्रतिच्छेदी मतलब ऐसा, संपाती मतलब एक दूसरे के ऊपर एक रेखा बनी हुई है, दूसरे उसके ऊपर, ये क्या कहलाती है, संपाती, कोइंसिडेंट, और समांतर पैरेलल। ये तीन बनती है, इस बात को ध्यान रखें। अब दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी भी होती है अद्वितीय हल। अगर आपको पूछा जाए निकाय कैसा होगा, तो निकाय अद्वितीय हल। रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी रेखा, ये ध्यान रखना। वो कहते हैं अगर निकाय अद्वितीय है, मतलब निकाय का हल अगर अद्वितीय है, तो बताए रेखाएं कैसी होगी, तो रेखाएं कैसी होगी, प्रतिच्छेदी। वो कहते हैं निकाय का हल अनेक हल है, तो रेखाएं कैसी होगी, संपाती। वो कहते हैं निकाय का कोई हल नहीं है, तो रेखाएं कैसी होगी, समांतर। या आपसे पूछे रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, तो बताइए निकाय का हल कैसा होगा, तो अद्वितीय हल। दोनों ही बातें ध्यान रखना। फिर कंडीशन होती है कि इसको ज्ञात करने के लिए अगर मान लो दो समीकरण दे दी जाए कि a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0, ये दो समीकरण दे दी जाए, थोड़ा सा स्पष्ट लिख देता हूं। a1x b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। इन दोनों ही समीकरणों का हल करें तो अद्वितीय हल या प्रतिच्छेदी रेखा होने की शर्त है a1/a2 ≠ b1/b2, और अनेक हल की शर्त है a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों के तीनों बराबर। और ये जो आपके हल कहलाते हैं, ये हल कहलाते हैं आपके संगत हल। कौन सा हल कहलाते हैं, संगत। देखो संगत का मतलब है कि इनका आपस में मिलना है। भाई मैं आपको समझा और आपको अच्छा से समझ में आ रहा है, तो अपन दोनों का मामला संगत है, और नहीं आ रहा था संगत है, सीधी सी बात है। तो अगर मान लो ये दोनों ही अगर बात की जाए कि इनका भी मिलन हो रहा है, इनका भी मिलन, इसका तो मिलन एक जगह हो रहा है और इसका तो खूब जगह हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और ये है जो पैरेलल हो गई। तो ये तो क्या हो गई अपने, पैरेलल हो गई। पैरेलल होने का मतलब है कि ये दोनों आपस में नहीं करते हैं। नहीं करने का मतलब है कि जैसे गणित का चुटकुला है अपना, कि अगर मान लो किसी ने कहा है कि ना उसे मेरे प्यार की कदर ना मुझे उसके प्यार की कदर, तो हम दोनों ने सोच लिया कि टू पैरेलल लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, मतलब दो समांतर रेखाएं आपस में नहीं मिल सकती है। तो ये अद्वितीय हल है, ये अनेक हल है, और ये आपको क्या दे रखा है, पैरेलल। पैरेलल की शर्त क्या है हमारे पास, ये वाली a1/a2 = b1/b2 is not equal to c1/c2। ये दोनों तो संगत होंगे और ये क्या होंगे, असंगत। अरे भाई दो पैरेलल लाइन मिलेगी नहीं तो असंगत हो गया। जैसे अभी अपन ने कहा था, एक छोटा सा चुटकुले की बात की थी कि भाई दोनों को अगर कदर ही नहीं है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उन्होंने गणित के व्यक्ति थे, मान लिया कि टू पैरेलल लाइंस नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए आगे क्वेश्चन करेंगे हम आगे इनके, अभी बात करते हैं आगे। अब देखो अपना अगला टॉपिक जो आया है वो आया द्विघात समीकरण। इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां बहुत कुछ है। देखो द्विघात समीकरण के अंदर क्या है, सबसे पहली तो मेन बात है, द्विघात समीकरण दो होती है, एक होती है मिश्र द्विघात समीकरण और एक होती है शुद्ध द्विघात समीकरण। मिश्र द्विघात समीकरण एफेक्टेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका मानक रूप होता है ax² + bx + c = 0, a is not equal to 0, जो अपन पढ़ते हैं। ठीक है, आपको देके पूछ सकता है कि कौन सी मिश्र और कौन सी शुद्ध है। अगला लिखा शुद्ध द्विघात समीकरण, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मानक रूप होता है ax² + c = 0, a is not equal to 0, और आपको क्या कहा यहाँ पे कि b = 0। आपसे पूछ सकता है कि b = 0 हो तो द्विघात समीकरण कैसी होगी, शुद्ध द्विघात, मिश्र द्विघात या उपयुक्त दोनों, तो याद रखना शुद्ध द्विघात कहलाती है। अब देखिए आगे, अब समीकरण है द्विघात, तो पॉइंट होगा मूल ज्ञात करना। देखिए मूलों को, देखो मूल ज्ञात करने की विधियां, मेथड ऑफ फाइंड रूट्स। पहली विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि मतलब फैक्टर्स मेथड, अपने एक डाला हुआ भी है वीडियो, आप देख सकते हैं फैक्टर कैसे करते हैं, जानकारी चाहिए आपको और आते हैं तो कोई बात नहीं। तो देखो द्विघात समीकरण के अंदर पहला है कि अगर तीनों के ही चिन्ह प्लस के हो तो उस समय मूल ऋणात्मक चिन्ह के होंगे। अगर तीनों ही प्लस के होते हैं तो जो मूल आएंगे वो दोनों ऋणात्मक चिन्ह के। आपको ऐसा एक पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देके पूछ सकता है इसके मूल होंगे धनात्मक, ऋणात्मक, एक धनात्मक, एक ऋणात्मक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो याद रख लेना कि उसके मूल क्या होंगे, ऋणात्मक। सब ये तीनों ही किसके हो, प्लस के। अगर ये प्लस का, ये प्लस का, ये माइनस का हो जाए, मतलब ए और बी, सी तो प्लस के हो जाए और बीच वाला माइनस हो जाए, मतलब आपसे ये पूछ सकता है ए और सी के चिन्ह बी से अगर विपरीत हो, भाई अगर इन दोनों को माइनस कर दूं या प्लस कर दूं तो
माइनस कॉमन आ जाएगा। तो यह लाइन क्या लिखी जाएगी, देखो मैं साथ में ही लिख दूं कि तीनों के चिन्ह समान, यहां लिख दें ए एंड सी के चिन्ह बी से विपरीत। याद रखना इन बातों को, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं आपके सामने, ठीक है। ये अपने बुक्स में नहीं मिलेगी नॉर्मल, इसलिए ध्यान रखें कि तीनों के चिन्ह समान तो मूल ऋणात्मक चिन्ह के, और अगर ए और सी के चिन्ह बी से विपरीत हो तो मूल धन चिन्ह के होंगे। इस बात को ध्यान रखना। फिर लास्ट वाला है कि अगर मान लो यहां चिन्ह इनके ही विपरीत हो जाए, किसके, ए और सी के, याद रखना कि ए एंड सी के चिन्ह विपरीत, भले एक प्लस एक माइनस था, तो याद रखना एक मूल धन और एक मूल क्या होगा ऋण। तीनों ही बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। टुकड़े नहीं पूछेगा आपसे कि इसके गुणनखंड करके बताइए इसके मूल क्या है, वो आपसे ये पूछेगा कि अगर मान लो किसी द्विघात समीकरण में ए बी सी इन तीनों के ही चिन्ह अगर समान हो तो बताइए उसके मूल कैसे होंगे, और नीचे आपके सामने ये ऑप्शन हो सकते हैं, तो मूल ऋणात्मक चिन्ह के होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर मान लो ए और सी के चिन्ह समान, मतलब ए और सी है उसके चिन्ह बी से अगर विपरीत हो तो मूल धन चिन्ह के, और अगर ए और सी के चिन्ह विपरीत हो जाए तो याद रखना मतलब वो प्लस और ये माइनस हो जाए, इसमें बी का कोई इफेक्ट नहीं है, मेन इफेक्ट इसका और इसका है। तो एक मूल धन और एक मूल क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। देखें आगे, देखो आगे लिखा है पूर्ण वर्ग विधि। देखो पूर्ण वर्ग विधि अपन को यहां क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहां पूछेगा क्या वो ध्यान रखना। पूर्ण वर्ग विधि में एक काम तो ये होता है कि जब इसको हल किया जाता है तो x के गुणांक के आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ा जाता है। वो आपसे पूछ सकता है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण को हल करने का प्रोसीजर क्या है, मतलब क्या तरीका है। तो याद रखना x का गुणांक b है, उसके आधे का वर्ग दोनों ओर जोड़ा जाता है, इस बात को याद रखना। एक हमारे सामने ये बन सकता है कि श्रीधराचार्य ने अपना सूत्र किसके द्वारा प्रतिपादित किया था, तो श्रीधराचार्य ने अपना सूत्र जो प्रतिपादित किया था वो आपके पूर्ण वर्ग विधि पर ही किया था, इस बात को ध्यान रखने, ठीक है। ये जो फॉर्मूला आया था आपके श्रीधराचार्य वो पूर्ण वर्ग विधि के आधार पर आया था, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। फिर बात आती है आपके श्रीधराचार्य सूत्र की। देखो श्रीधराचार्य का सूत्र या द्विघाती सूत्र दोनों ही कहते हैं, ठीक है। जो अपने बुक चलती है अभी एनसीईआरटी की उसमें लिखा जाता है द्विघाती सूत्र, बाकी श्रीधराचार्य है, एक महान गणितज्ञ के श्रीधराचार्य ने दिया था। उसका सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसी का परिमेयकरण करके ऐसा ही एक फॉर्मूला निकाला गया है, 2013 की सेकंड ग्रेड में पूछा गया था, ये बात ध्यान रखें, इसलिए मैंने लिख दिया है। माइनस बी हो सकता है ऊपर नीचे प्लस माइनस हो, उसमें कोई नहीं ऑप्शन आएगा, तो ऐसा हो सकता है ऊपर प्लस नीचे माइनस या ऊपर माइनस नीचे प्लस, उसी का परिमेयकरण करके दिया गया है। अगर वहीं से उठा के आपको वापस सवाल दे दिया जाए तो याद रखना x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a भी होता है, और 2c अपॉन माइनस बी माइनस प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac भी होता है। ये श्रीधराचार्य का सूत्र है। अगला है द्विघात समीकरण ज्ञात करना, x स्क्वायर माइनस मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। देखिए इधर फिर आगे बात आती है अपने विवेचक की। देखो विवेचक बहुत बड़ा रोल है, यहां से भी क्वेश्चन है अपने पास खूब सारे। देखो विवेचक का मामला क्या है, विवेचक कहलाता है डिस्क्रिमिनेंट d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखना यहां से अपना क्वेश्चन बनेगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। जैसे हम जब समीकरण पढ़ते हैं तो समीकरणों की प्रगति पढ़ते हैं कि समीकरण कैसी है, अद्वितीय हल है, अनेक हल है कि कोई हल नहीं है, ऐसे कैसे मूलों की भी पढ़ते हैं। मूलों की प्रगति कैसे, कि जैसे मान लो आपने देखा द्विघात समीकरण का ग्राफ बनता है ऐसा, अब इनके तीन तरह बन गए। तीन कैसे, एक तो ऐसे काट ली समीकरण है, एक मान लो इसको स्पर्श कर दी, और एक है जो इसको टच ही नहीं किया, मुंह दिखा चली गई। तो इसने दोनों ही जगह काटा तो मूल अलग अलग है, यहां एक जगह है तो मूल समान है, और देखा ही नहीं तो मूल काल्पनिक है। तो वही बात यहां पर भी है। अगला कि मूलों की प्रगति, तो मूलों की प्रगति में हमने पहला पॉइंट लिखा है कि d ग्रेटर देन 0, अगर इस d का मान 0 आ जाए तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं। और याद रखना इसका जो चित्र बनता है वो कैसा बनता है, मैं बना के दिखाता हूं आपको। इसका चित्र ऐसे बनेगा, एक मूल ये है, एक मूल ये है, ये आपके d ग्रेटर देन 0 पे बनेगा, मूल वास्तविक और असमान हो। नेक्स्ट देखिए, अगला देखिए, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, पॉइंट बहुत शानदार शानदार लिखे हुए हैं। अगला लिखा मैंने
कि d एक पूर्ण वर्ग हो। अब ग्रेटर देन के अंदर ये कंडीशन है कि d अगर पूर्ण वर्ग है, जैसे आपने देखा कि सूत्र के अंदर के अंडर रूट के अंदर क्या आ रहा था, b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब वो d तो है। अगर d एक पूर्ण वर्ग संख्या होगी उस समय मूल परिमेय होंगे। बात ध्यान रखना, आपसे पूछ सकता है डायरेक्ट कि d एक अगर पूर्ण वर्ग संख्या है तो बताइए मूल कैसे होंगे। मूल वास्तविक तो होंगे, असमान तो होंगे, पर साथ में ध्यान रखना असमान है वो परिमेय होंगे। क्या होंगे? परिमेय। जबकि पूर्ण वर्ग नहीं होंगे तो उस समय मूल क्या हो जाएंगे आपके? अपरिमेय। भाई आज जैसे मान लो रूट के अंदर d का मान 4 आएगा तब तो 2 हो जाएगा, मगर इसी के अंदर 5 आ जाएगा तो अंडर रूट 5 तो क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो याद रखना d पूर्ण वर्ग हो तो मूल परिमेय, और d पूर्ण वर्ग नहीं हो तो मूल क्या होंगे? अपरिमेय। नेक्स्ट देखिए अपने पास पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास कि अगर d का मान 0 है तो मूल वास्तविक, समान या समपाती भी कह सकते हैं। कैसे? देखो कि जैसे मान लो ये वक्र बना हुआ है और अगर मूल समान आ जाए तो मूल समान आएगा तो ऐसे बनेगा, दोनों ही सेम। ये बात ध्यान रखना। d 0 कब आएगा कि जैसे b स्क्वायर माइनस 4ac करेंगे तो उस समय अपने पास मान अगर d का 0 आ जाए तो मूल वास्तविक होंगे और समान होंगे और समपाती, मतलब स्पर्श रेखा बन जाएगी। क्या बन जाएगी? स्पर्श रेखा। आपसे ये पूछ सकता है किसी वक्र को अगर स्पर्श किया जाए तो प्रतिबंध क्या होगा? तो याद रखना d बराबर 0। आपसे पूछ सकता है कि अगर कोई रेखा किसी वक्र को काटती है तो क्या प्रतिबंध होगा? तो d ग्रेटर देन 0। और अगर कोई रेखा वक्र को काटती नहीं है तो प्रतिबंध क्या होगा? कि d लेस देन 0। आपके पास ऐसी रेखा आ जाएगी। ये ध्यान में रखना। मूल काल्पनिक चित्र देख के क्रॉस चेक करवा दे तो भी अपन को ध्यान में रहना चाहिए कि d लेस देन 0 हो तो मूल क्या होते हैं? काल्पनिक। नेक्स्ट देखिए, अब कुछ मूलों की मैंने स्थितियां लिखी यहाँ पे, उस चीज को भी थोड़ा समझिएगा। देखो मूलों की स्थितियों की बात करें कि अगर b का मान 0 हो तो मूल समान मगर चिन्ह विपरीत। याद रखना, आज मान लो आपको एक द्विघात समीकरण दे रखी है पूरी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर ये b 0 हो जाए, भाई b 0 होने का मतलब है अगर मैं कहीं लिख दूं x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0 तो आप यहां से x का मान निकालोगे तो आएगा प्लस माइनस 2। तो एक 2 है और एक कितना है? माइनस 2। तो दोनों ही मूल समान है मगर चिन्ह क्या है? विपरीत। तो आपसे पूछ ले द्विघात समीकरण के अंदर अगर x का गुणांक 0 हो जाए तो बताइए मूल कैसे होंगे? तो याद रख लेना मूल समान होंगे मगर चिन्ह क्या होगा? विपरीत। सेकंड कंडीशन ये लिखी अगर c 0 हो जाए। अब c 0 होने का मतलब कैसे? देखो अगर c 0 हो जाए, जैसे आपके सामने समीकरण लिखी ax स्क्वायर प्लस bx, अब c नहीं तो आप देख रहे हो x कॉमन आ रहा है तो ax प्लस b रहा तो ax बराबर 0, एक रहेगा ax प्लस b बराबर 0। तो यहां से जब मान निकालोगे ax बराबर माइनस b तो x बराबर माइनस b अपॉन a। तो आपने देखा कि मूल शून्य होगा। आपसे पूछ ले कि अगर किसी भी द्विघात समीकरण का एक मूल शून्य हो तो बताइए निम्न में से कौन सा प्रतिबंध है? तो याद रख लेना उसके अंदर अचर पद नहीं होगा। देख लीजिए कि c का मान 0 है तो एक मूल शून्य होगा और दूसरा मूल है तो अपने पास क्या आएगा? माइनस b अपॉन a। ये बात ध्यान रखनी है। वन रूट इज 0 एंड अदर इज माइनस b अपॉन a। अब देखो इसके बाद में कुछ अनुप्रयोग शुरू होंगे। वैसे तो आपको इसके अंदर टॉपिक के अंदर सारे इनसे ही पूछे जाएंगे। अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशंस लगेंगे। एप्लीकेशन के अंदर क्या है मामला कि जैसे मान लो आपसे कहा जाए कि किसी संख्या का इकाई अंक x है और दाई अंक y है और सैकड़ा अंक अगर z है, अगर दो अंकों की संख्या बनानी है तो दो अंकों की संख्या का सूत्र होगा 10y प्लस x। ये बात ध्यान रखना है। कैसे? देखो कि जैसे आज मान लो 13 है, 13 में इकाई अंक 3 है और दाई अंक कितना है? 1 है। तो सीधी बात है भाई कि 10 इंटू 1 प्लस क्या बना? 3। 10 इंटू दाई अंक z। आप इसको याद रखो, कैसा भी पूछे आप बना सकते हो। वैसे आज 3 अंकों की बात की, 3 अंकों मैं इसी को 132 कर दूं तो है क्या? 100 इंटू 1, 3 इंटू 10 और प्लस 2, ये 100 है, ये 30 है, ये 2 है, जोड़ दीजिए 132 होगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो दो अंकों की कहा तो 10y प्लस x, 3 अंकों का तो 100z प्लस 10y प्लस x। एक आगे बढ़ा दिया जाए 1000 का तो उसमें 1000 जोड़ दे, मतलब 100 के 1000 जोड़ दो। जैसे जैसे कहा जाए वैसे जोड़िए। इन दोनों को याद रखिए। इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, ये तो सब किताबों में मिल जाएगा। 3 अंकों वाला ध्यान रखना कि 3 अंकों की अगर संख्या पूछा जाए, इकाई अंक x, दाई अंक y और सैकड़ा है तो 100z प्लस 10y प्लस x होगा। इस बात को ध्यान रखें। और अगर आपको क्रमागत पूर्णांक है कि कंटिन्यू पूर्णांक तो x x प्लस 1। भैया जैसे एक 3 है तो अगला 4 आएगा, एक जोड़ने पे आएगा, इसको ध्यान रखना है।
फिर कहा क्रमागत सम या विषम पूर्णांक, तो सम या विषम की करें तो 4 है, 4 के बाद 6 आएगा तो 2 जोड़ना पड़ेगा, 1 4 है तो 6 है तो x और x प्लस 2 होगा। तो ये हमने टॉपिक समझ लिया है समीकरणों से संबंधित और बहुपदों से संबंधित दोनों से ही। अब अपन आगे जो बात करेंगे वो इनके एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे, पहले इसके क्वेश्चंस करेंगे फिर अपना अगला टॉपिक लेंगे, ठीक है। दोनों ही टॉपिकों को मिलाकर बहुपद और समीकरण को मिलाकर लगभग मान के चलो अपन 100 के लगभग क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक टॉपिक के 50 क्वेश्चन अपन को पढ़ने हैं। एवरेज मान के चलिए कि शायद 500 प्लस क्वेश्चन होंगे और 101% आपको इनमें से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू, हमने ये टॉपिक पूरा कर लिया है। मिलते हैं अपन एमसीक्यू के साथ और फिर एक नए टॉपिक के साथ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अब लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।